हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। सो अपना आज जो वीडियो है वो बेस्ड है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ मैथ्स। फायदा क्या मिलेगा इसका आपको? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आप एक ही छोटे से वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ रिवाइज कर पाओगे, जो जनरली हम लोग नहीं कर पाते। जब भी हम सोचते हैं कि आज सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं चीजें। तो आज मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप आराम से सारे के सारे फॉर्मूलाज एक साथ रिवाइज कर सकते हो फटाफट स्पीड से, पूरी की पूरी एनसीईआरटी के। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपन, और वीडियो पूरा एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तो आपको कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है सीखने को मिलेगी, ध्यान से सुनना। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज यूक्लिड्स मेथड कटवा दिया तो आपको सामने डिवीजन लेमा लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये 3 नंबर में एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो इसके लिए आपको पता है कि थ्योरम काम करती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या कहा था? उसने ये कहा था हमसे कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है और वो एक्सप्रेशन यूनिक होगा। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ने कहा था वो यहां पे काम में आता है, और आप लोग ध्यान रखना कि वही नंबर, क्वेश्चन इसमें बनता है कि कौन से नंबर 0 से एंड करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वही नंबर 0 से एंड करते हैं जिनके फैक्टर्स में 2 and 5 दोनों का साथ में होना जरूरी है। ये इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज जब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, लाइक 25 अपॉन आपके अपॉन में 8 आ गया। अब इस केस में आपको चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो हम लोगों ने यहां पे कॉन्सेप्ट सीखा था कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं वो या तो 2 हो या 5 की फॉर्म में हो, या तो 2 की पावर n की फॉर्म में है, 5 की पावर n की फॉर्म में है, या फिर दोनों की ही फॉर्म में है, तभी हम उनको कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, वरना उनको टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। ओके, अब हम चलते हैं फटाफट से चैप्टर 2 के ऊपर, जो कि है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वैसे तो था डिवीजन एल्गोरिथम, एक थ्योरम हो सकती थी आपके लिए, बट वो कटवा दी गई है, इसलिए वो एग्जाम में नहीं आ रही। तो अभी क्या आ रहा है? अभी आपके सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना होता है? सी अपॉन ए होता है, ध्यान रखना। अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, हमें इसको नहीं भूलना है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, अल्फा बीटा सी अपॉन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए? पॉलिनोमियल निकालने के लिए। और ये कब काम में आएगा? जब आपको पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी ऐसे कुछ रिलेशन होते हैं, उसके 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का सम होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। और अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों के प्रोडक्ट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखना है इस चीज का। डिवीजन एल्गोरिथम कटवा दी गई है, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इन सब चीजों को ढंग से याद रख सकते हो। ये 10th क्लास के फॉर्मुलाज है। 9th क्लास के फॉर्मुला जो आइडेंटिटीज थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सारी तो इंपॉर्टेंट है ही। जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो ये आइडेंटिटीज तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं वो बता रहा हूं जो 10th क्लास में एक्स्ट्रा है। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं, चैप्टर 3 के ऊपर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कुछ कंडीशंस। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों बोलते हैं? कंसिस्टेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहां सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है वहां कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ग्राफ कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। सेकंड कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहां ग्राफ बनता है पैरेलल ग्राफ। ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे पैरेलल बनेगा। और हम इसके लिए बोलेंगे कि यहां पर इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। जब ग्राफ इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन कहां के होंगे? कुछ नहीं होंगे। तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे? नो सॉल्यूशन है। फिर बात करते हैं जब तीनों ही चीजें इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज
इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो यहां पे हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, क्योंकि यहां सॉल्यूशन पॉसिबल है और इतने पॉसिबल है कि गिन ही नहीं पा रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और हम बोल सकते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है को इंसिडेंट ग्राफ। ग्राफ कैसा बनता है इसका? को इंसिडेंट ग्राफ, यानी कि उनपे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन बन जाएगी। ये था अपने लीनियर इक्वेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। लीनियर इक्वेशन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन 100% बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई खास चीज में एज ए फॉर्मूला टाइप याद करने के लिए है नहीं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन के अंदर ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट था सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स सबसे पहले क्या आता है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम बोलेंगे टू डिफरेंट या टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस जो कि रियल होंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। सेकंड, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, जिसपे मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल रूट्स पॉसिबल, यहां पे इक्वल रूट्स पॉसिबल होंगे। थर्ड, जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स पॉसिबल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे। तो कैसे रूट पॉसिबल होंगे? यहाँ पे रूट्स पॉसिबल होंगे इमेजिनरी रूट्स। कौन से रूट पॉसिबल होंगे? इमेजिनरी रूट्स, आयोटा वाला नंबर जो आपको नहीं पढ़ना है, 11th क्लास का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करते हैं इसके बाद एक मेथड है जो कि रूट्स निकालने के काम में आता है किसी भी ऐसी इक्वेशन की जिसकी स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हमने एक मेथड बताया, इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसका एक इंपॉर्टेंट नाम और है श्रीधराचार्य मेथड। मेथड क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अ वैदिक मेथड, ध्यान रखना ये वैदिक मैथ्स का मेथड है, यानी कि इंडियन मेथड है, और इस मेथड का नाम है श्रीधराचार्य मेथड, जिसको अब जाना जा रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से। ये आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होता है। तो ये आपके सामने चैप्टर 4 के फॉर्मुलास खत्म हो गए। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 के ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये भी एक और सिंपल चीज है बिल्कुल। इस एपी के अंदर कुछ फॉर्मुले आपको याद रखने हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से करते हैं। डी निकालने का फॉर्मुला होता है an माइनस an-1, यानी कि आप a2 माइनस a1 कर दो, आप a11 माइनस a10 कर दो, यानी कि हर आगे आने वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करना होता है। फिर एक फॉर्मुला आता है जो कि नंबर ऑफ कोई भी टर्म की वैल्यू निकालने के काम में आता है। an को फाइंड करने का फॉर्मुला है टू फाइंड एनी टर्म, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने कुछ फॉर्मुला आपको बताया गया, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। फिर हम बात करते हैं एक फॉर्मुला और इस तरीके से है, sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस an, जिसके अंदर आपको लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो तो आप सब निकाल सकते हो डायरेक्ट। ये sn निकालने का फॉर्मुला है। इसके अलावा कुछ फॉर्मुला और भी थोड़ा ध्यान से देखना, आप किसी भी टर्म पे डायरेक्ट पहुंच सकते हो अगर आपको ये पता है an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस 1। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मुला जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। यहाँ पे s1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू a1 होता है, ध्यान रखना। और ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद एपी के अंदर और कुछ खास फॉर्मुला है नहीं। ट्रायंगल्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एक ट्रायंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बीच में चैप्टर छूट रहा है, दैट इज ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की हम बात कर लेंगे लास्ट में। अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मुला क्या है? नंबर 1 इज डिस्टेंस फॉर्मुला, अंडर रूट x2 माइनस, अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो आप इस अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आता है सेक्शन फॉर्मुला। सेक्शन फॉर्मुला क्या कहता है? जो सेक्शन फॉर्मुला है वो आपको किसी भी लाइन को जब कोई पॉइंट डिवाइड करता है गिवन रेशियो में तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने के काम में आता है, यानी कि p के कोऑर्डिनेट निकालने के काम में कौन आता है? सेक्शन फॉर्मुला। x इज इक्वल्स टू कितना होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बात करते हैं y की, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ गए? ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? अगर आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना है तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि आप ये कटवा दिया गया है इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर 1 मार्क्स में कभी पूछता है, 1 मार्क्स में अभी बोल रहा हूं 1 मार्क इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपसे पूछा कि 1 मार्क्स में आपसे पूछा गया है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y के लिए है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। और मीडियन क्या करती है, हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है, ये भी याद रखने वाली बात है, ध्यान रखेंगे सब अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज ट्रायंगल। थोड़ा इनका नंबर थोड़ा इंटरचेंज हो गया है। चैप्टर 6 इज ट्रायंगल, चैप्टर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। दैट इज इन ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरम्स है। सबसे पहली थ्योरम कौन सी है, बीपीटी। स्टेटमेंट क्या कहता है, इन अ ट्रायंगल इफ ए लाइन is parallel to one side of triangle and divide the remaining two sides in equal ratio। अगर DE BC के पैरेलल होगा तो AD अपॉन DB is equals to AE अपॉन EC होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चैप्टर के लिए आपको ध्यान रखना है। बीपीटी कब लगती है, जब लाइन पैरेलल होती है। फिर आती है सी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर किसी ट्रायंगल के अंदर किसी लाइन ने इसकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC अगर है, तो हम बोल सकते हैं कि DE BC के पैरेलल होगा। DE इज पैरेलल टू BC। तो बेसिकली जब आपको रेशियोज इक्वल करने हो तो बीपीटी का यूज करते हैं। जब हमको लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करते हैं। और ध्यान रखना कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है एक, दैट इज थेल्स थ्योरम। जो थेल्स थ्योरम है वही बीपीटी है। बीपीटी का एक नाम और है थेल्स थ्योरम। इसके बाद एक थ्योरम आती है दैट इज कॉल्ड एरिया थ्योरम। द नंबर 3 इज एरिया थ्योरम। नंबर 3 कौन सी है, एरिया थ्योरम। नंबर 1 इज बीपीटी, नंबर 2 इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड नंबर 3 इज एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या कहती है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इफ एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर देन एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूआर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये ध्यान रखना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ये अपनी एरिया थ्योरम है। एरिया थ्योरम के बाद आती है पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग सब जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम इज नंबर 4, दैट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकाला तो वो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है, 7th क्लास से पढ़ते आए हैं। फिर आती है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ध्यान रखना। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि एक साइड का स्क्वायर बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, अगर ऐसा हो रहा है इन अ ट्रायंगल, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का बहुत ज्यादा जरूरी काम है, ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कई बच्चों को नहीं पता होती है, आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अगर किसी राइट ट्रायंगल के अंदर, फटाफट सुन लो, दिस इज द 6th थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन in a right angle triangle, if a perpendicular is drawn from the vertex encloses right angle, then it divides the triangle into two similar triangles। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADB is similar to ट्रायंगल BDC होगा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना। यहां से हमें ये थ्योरम 6 से पढ़ने को मिलती है कि अगर किसी राइट ट्रायंगल के अंदर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस वर्टेक्स से जिसपे 90 डिग्री बन रहा है, आपने B पे 90 डिग्री बन रहा था, आपने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनस AC के ऊपर, तो वो दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर डिवाइड करेगी, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बात करते हैं चैप्टर 8 की, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटिटीज है, आपको सबको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको टेबल का पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री सबको बनानी आनी भी चाहिए, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं देखो, कि हम 2 मिनट में वीडियो बना, इसको टेबल को बना सकते हैं बड़े आराम से। साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे हाफ होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। यहाँ पे उल्टा कर दो, 1 कर दो, √3/2 कर दो, 1/√2 कर दो, यहाँ पे 1/2 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। tan को निकालने का सिंपल तरीका है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/√3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए इसको बिल्कुल इंटरचेंज कर दो, रिवर्स स्टार्ट कर दो।
बात करते हैं इसके बाद सेक के लिए। सेक के अंदर कॉस की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, यहाँ पे 2/√3 आने वाला है, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा। कॉसेक का सिंपल है, रिवर्स कर दो सेक की वैल्यूज का, निकल गया आपके पास किसकी वैल्यूज, कॉसेक की वैल्यूज। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, आपको मैंने ऑर्डर सिखा रखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, बस इसी अकॉर्डिंग काम करना है हमें, इसके अलावा कुछ और नहीं सोचना है, ध्यान रखना। तो सिंपल सा ऑर्डर है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। जो टॉप वाला है बॉटम का रेसिप्रोकल यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कॉसेक थीटा, और वाइस वर्सा कर दो, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। फिर आप बोल सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है 1 सेक थीटा, और हम कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है 1 कॉट थीटा, और हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा कितना होता है 1 टेन थीटा। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड एंटिटीज नहीं कराऊंगा बिकॉज वो आपकी कटवा दी गई एक्सरसाइज 8.3, तो हम उसको नहीं करेंगे। अब हम करते हैं 5 इंपॉर्टेंट एंटिटीज। 5 इंपॉर्टेंट एंटिटीज कौन से सबसे पहले आता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है। फिर हम चलते हैं कॉट थीटा पे, कॉट थीटा कितना होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंटिटीज, इनको 5 पांडव भी कह सकते हो आप, एक ट्रिग्नोमेट्री के 5 पांडव हैं, 1 2 एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। इसको हम दो तरीके से देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ एंटिटी के, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हो कि यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में काम में आती है एंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखना। नंबर 5th एंटिटी रह गई है एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो एग्जाम के अंदर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और एक आप बोल सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आपने ट्रिग्नोमेट्री की सारी एंटिटीज को खत्म कर दिया। ये 5 एंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो पहले लिखा है वो एंटिटीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। चलते हैं इस बार नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर इज कंस्ट्रक्शन, जिसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की, लाइन को डिवाइड कैसे करना होता है उसके 2 मेथड है, और टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करनी होती है, उसमें भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आपको सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट का डिस्टेंस पता हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके बनाते हैं, और जब आपको डायरेक्ट पता हो कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है तो सेंट्रल एंगल की हेल्प से बनाते हैं। चलते हैं इसका नेक्स्ट अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा नंबर डिस्टर्ब हो गया है, ये अपना चैप्टर 11 है, दैट इज चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन इज सिंपल, जब आप नीचे से किसी ऑब्जेक्ट ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब ऊपर खड़े होकर नीचे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो फिगर के अंदर ये लाइन ऊपर जो आपने इमेजिनरी ग्राउंड ड्रॉ किया है इसका होना बहुत जरूरी है। इस पूरे चैप्टर को करने के लिए आपको सिर्फ कुछ वैल्यूज याद रखनी है, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है। ये P अपॉन H होता है, ये B अपॉन H होता है, ये P अपॉन B होता है, और इनकी वैल्यूज याद रखो कौन कौन सा एंगल पे, 30, 45 और 60 पे क्या क्या वैल्यूज होती है, फटाफट देख लो एक बार। साइन की वैल्यूज क्या होती है, साइन 30 पे होता है हाफ, 45 पे 1/√2 और 60 पे कितना होता है √3/2। कॉस का क्या होता है √3/2 होता है, 30 पे 1/√2 होता है, 45 पे 1/2 होता है, 60 पे ये होता है अपना 1/√3, ये होता है 1, और ये कितना हो जाएगा √3। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो बड़े आराम से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 11 इज कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 9 इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। आप चैप्टर 10 को कर सकते हो सर्कल्स। चैप्टर 10 इज सर्कल्स। तो सर्कल से क्या आ रही है ध्यान से सुनना, हम सीक्वेंस वाले चैप्टर 8 किया हमने, फिर चैप्टर 9 आ गया, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर बात करते हैं 10 की, दैट इज सर्कल्स। सर्कल्स के अंदर 2 थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 1 इज द रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, ध्यान रखना। थ्योरम 2 क्या कहती है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो टेंजेंट्स होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ पे होती है। इनके प्रूफ आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। ये 2 थ्योरम इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 9 क्लास थ्योरम्स तो अपने इंपॉर्टेंट है ही। रिलेटेड टू सर्कल्स काफी सारे फॉर्मूला है, बिकॉज अब चैप्टर फॉर्मूला वाले आने वाले, थोड़ा ध्यान से देखना फटाफट जल्दी जल्दी।
एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की, दैट इज 2 पाई आर। फिर हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि सर्कल का शेप क्या होता है, दिस इज सर्कल एंड दिस इज सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस अलग होता है, वो ओनली पाई आर होता है, और पेरीमीटर अलग होता है, बिकॉज पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द बॉर्डर्स, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है सम ऑफ कर्व बॉर्डर्स। तो पेरीमीटर का मतलब हो जाता है यहाँ पे पाई आर प्लस 2r। अब चलते हैं इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे, कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इन वन रोटेशन कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो आप बोलेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ टायर 2 पाई आर। जो मिनट एंड होता है 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री। जो आर एंड होता है 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, हाफ डिग्री। ध्यान रखना, भूलना मत, मिनट हैंड 6 डिग्री बनाता है, आर एंड हाफ डिग्री बनाता है। ध्यान रखना 1 मिनट के अंदर इतना इतना एंगल बनता है। बात करते हैं इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर की, तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, हम बात कर रहे हैं इस फिगर की। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आर्क ए बी का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि ये जो एंगल उसने बनाया है सेंटर पे, उसकी हेल्प से निकालते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180। इस पूरे सेक्टर का एरिया पूछा है अगर किसी ने आपसे, तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का मतलब हो गया है हमें ये वाला एरिया निकालना है, ये जो सेक्टर का एरिया है वो निकालना है। कितना हो जाएगा ये, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट की। एक कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को दो सेगमेंट करती है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सिर्फ माइनर सेगमेंट का एरिया सीख लो आप, माइनर का एरिया सीख लो, इतना बहुत है आपके लिए। और माइनर का एरिया भी सिर्फ 2 ही एंगल्स पे आता है, ध्यान रखना। कौन कौन सा एंगल्स पे आएगा, थोड़ा ढंग से देखते हैं एक बार कि कौन कौन सा एंगल्स पर आने वाला है सेगमेंट का एरिया। तो बेसिकली जब आपके पास जो ये एंगल बन रहा होता है, अगर ये एंगल जो थीटा है हमारे पास, अगर थीटा 60 डिग्री है, तो जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हम एरिया निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा √3 साइड स्क्वायर अपॉन थीटा, और सॉरी 4, √3 साइड स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है ये। साइड कितनी हो जाएगी इसकी, साइड होगी इसमें रेडियस के बराबर, क्योंकि रेडियस इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। बात करते हैं जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान सा उस टाइम भी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस भी आ रहा है और हाइट भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है। ध्यान रखना, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या होता है, मैंने कहा था काफी सारे फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ते हैं इस चैप्टर के लिए। 1/4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है जो कि सेक्टर का ही पार्ट है। जब कोई फिगर, जब सर्कल को आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो और सेंटर उसका ओरिजिन बनाते हो, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है तो चारों बराबर बढ़ गए, तो आप बोल सकते हो कि 1/4 ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं इसके बाद चैप्टर 13 की, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना। सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूलाज। बात करते हैं पहले क्यूब की। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है, 4a स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, आजकल क्वेश्चन बन रहा है ऐसा केस स्टडी में, ध्यान रखना, √3 मल्टीप्लाई बाय साइड। बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड कैसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। जब रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बनता है उसको क्यूबॉइड कहते हैं, ध्यान रखना। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, आपने कहा ts होता है 2lb प्लस bh प्लस hl। दिस इज द एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बात करते हैं वॉल्यूम की, दैट विल बी इक्वल टू l इंटू b इंटू h। और बात करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल की, तो वो होता है √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का फिगर देख लो, स्क्वायर फेसेस से मिलकर बनता है, तो क्यूब कुछ ऐसा दिखाई देता है, ध्यान रखना, दिस इज क्यूब, दिस इज अ क्यूब। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इज सिलेंडर की। सिलेंडर का ऐसा कुछ फिगर बनता है, ध्यान रखना, दिस इज द सिलेंडर जिसमें रेडियस होता है और ये उसकी हाइट है। तो आप कह सकते हो कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम, CSA का होता है दैट कर्व पार्ट ओनली, दैट दिस इज द कर्व पार्ट ओनली व्हिच इज कॉल्ड 2 पाई RH। TSA का मतलब कर्व पार्ट तो आएगा ही, साथ के अंदर दोनों टॉप और बेसिस का एरिया भी आएगा, तो इसलिए उसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर।
वॉल्यूम की बात करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। कई बुक में आप देखोगे ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालना जरूरी है ही, वैसे भी सॉल्व करते तब भी निकाल सकते हो। बात करते हैं होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर कुछ इस टाइप का फिगर होता है, जब सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर बना हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग होलो सिलेंडर। इस शेप की बात करते हैं। अगर आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो आप बोलोगे इनर कर्व्ड से, बिकॉज में दो टाइप की रेडियस होती है, एक होती है इनर रेडियस, एक होती है आउटर रेडियस। ये होता है आउटर रेडियस और ये उसकी हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। हम बात करते हैं सीएसए की, तो सीएसए बहुत सिंपल है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। बात करते हैं हम लोग उसकी टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये तो आएगा ही, साथ में जो ऊपर नीचे रिंग बन रही है उसका एरिया भी आएगा। रिंग सब जानते हो, इस टाइप की शेप को रिंग बोलते हैं। ये बीच वाला एरिया दिस इज कॉल्ड रिंग, जो कि इसके दोनों एंड्स है, इनर रेडियस और दिस इज आउटर रेडियस। तो आप आराम से निकाल सकते हो एरिया ऑफ रिंग कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े में से छोटे का एरिया क्या करना होता है, माइनस करना होता है, उसको डबल कर दो। तो 2 टाइम्स क्यों किया, बिकॉज नीचे भी है और ऊपर भी है। बात करते हैं वॉल्यूम की, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम अगर आप निकाल रहे हो तो उससे क्या निकल के आ रहा है, उससे ये निकल के आ रहा है कि इसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है। ध्यान रखना, इसमें पानी कितना आएगा वो नहीं निकलेगा, इसमें ये निकलेगा कि इसके अंदर मटेरियल कितना लगा हुआ है। जो मैंने शेड किया है उस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकल के आएगा। ये आयरन का बना है तो आयरन इसमें शेडेड पार्ट के तो लगा हुआ होगा, बीच में तो खाली है। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालने के काम में ये फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना। कैपेसिटी की बात करेगा तो इंटरनल कैपेसिटी आपको दिख रहा है कि जो अंदर वाला सिलेंडर है वही तो कंज्यूम करेगा पानी को। तो अगर वो कंज्यूम करेगा तो सिंपल है, वॉल्यूम ये पानी कितना होल्ड कर सकता है, तो बड़ा बड़ा आसान है, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दो, बस सिंपल सी बात है। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सॉरी, हमें यहां से सिलेंडर के बाद कोन पढ़ना चाहिए था। कोन का फॉर्मूला रह गया, दिस इज द रेडियस, ये हाइट है और ये उसकी स्लांट हाइट है। तो हम बोल सकते हैं कि कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज पाई आर एल। एल इज स्लांट हाइट, एल का और आर का और एच का रिलेशन क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल प्लस बेस पाई आर स्क्वायर। तो आप कॉमन निकालोगे तो निकल के आएगा पाई आर एल प्लस आर ब्रैकेट के अंदर। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि कंपेरेटिव निकाला गया था। और कोई इसके तो होलो कोन टाइप की कोई चीज नहीं है, ध्यान रखना। अंदर से खोखला है तो होलो बोल सकता है और कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट इज स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, आपके सामने एक बॉल पड़ी है, दैट बॉल इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर स्फेयर। उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों ही सेम होते हैं, ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, मतलब स्टम्पर की बॉल, टेनिस की बॉल, अंदर से खोखली होती है, बाहर एक बड़ी बॉल होती है, अंदर छोटी बॉल है और बीच में रबर लगा हुआ है। तो अगर आपको उस वॉल्यूम ऑफ रबर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल निकालना है, तो बड़ी आसान, स्फेरिकल शेल बोलते हैं उसको, स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, यानी कि उसका जो मटेरियल लगा हुआ है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है, 4/3 पाई। अब जहां पे बात हो गई 2 रेडियस की, वहां पे आप फॉर्मूले को आराम से चेंज कर सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। बात करते हैं हेमिस्फीयर की, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा डायमेंशन, जहां पे रेडियस होती है, इसका सीएसए होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए का मतलब कौन सा एरिया है, सिर्फ नीचे कर्व वाला एरिया। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टीएसए क्या होता है, कर्व वाला तो आएगा ही, साथ में ऊपर जो बेस है जो कि सर्कल की शेप में, वो भी ऐड हो जाएगा। कितना निकल के आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, दैट विल बी हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मेरे सामने हेमिस्फीयर हॉलो है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जो मटेरियल लगा हुआ है इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, बड़ा आसान है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। इस तरीके से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत तो नहीं आप से किसी को इसमें। अब इसके आगे बढ़ते हैं, सुनना नेक्स्ट। सब कुछ हो गया, फ्रस्टम कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फ्रस्टम आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। सिंपल सा फॉर्मूला, मीन निकालने के 2 मेथड आपको सीखने की जरूरत है, बिकॉज स्टेप डिवीजन कटवा दिया, फॉर्मूला फिर भी लिख दूंगा। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi सबमिशन। सेकेंड इज अज्यूम मीन मेथड। फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, जो कटवा दिया है बोर्ड्स ने, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाय h। di निकालने का फॉर्मूला होता है xi माइनस h, जो आप xi माइनस a जो आप टेबल के अंदर जानते हो। इसलिए लिखा है बिकॉज ये मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। स्टेप डिवीजन में यूआई निकालने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, जो डी आई आप निकाल रहे हो वहां पे उसको एच से डिवाइड कर दो,
एच का मतलब जनरली अगर क्लास साइज सेम है तो आप एच लेते हो क्लास साइज को ही। अगर आपका क्लास साइज डिफरेंट है, बार बार चेंज हो रहा है, तो आप एच उस वैल्यू को लोगे जो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ डीआई को डिवाइड करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू, और वो वैल्यू जो डीआई की वैल्यूज को डिवाइड करता है, ध्यान रखना। बात करते हैं इसके बाद मीडियन निकालने के फॉर्मूले की। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला 10th क्लास में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन। बात करते हैं इसी तरीके से मोड निकालने का क्या फॉर्मूला है। मोड निकालने का फॉर्मूला है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय एच। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज 1 मार्क्स में 100% पूछा जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 यूनिट्स। मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ध्यान रखना, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछता है इस तरीके से। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 यूनिट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन चला गया बाउंसर, समझ में नहीं आया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 यूनिट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम ये लिखेंगे, ध्यान रखना। लास्ट प्रोबेबिलिटी, इसका एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आप समझ सकते हो बड़े आराम से, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स 8 बनते हैं। क्या क्या बनते हैं सबको पता है, एच एच एच, टी टी टी, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। तो आप समझ सकते हो टोटल 8 का। यहाँ इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यहाँ पे बच्चे मेनली मिस्टेक्स कर देते हैं। एक डाइस को 2 बार टॉस रोल करने पर कितने आउटकम्स बनते हैं, 36। हम इस तरीके से निकालते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 करके, 1 2 3 4 5 6 करके। ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे फॉर्मुलाज रिवाइज कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज लगातार मैं बोले जा रहा हूं, आपको समझाया जा रहा हूं कि इस तरीके से आप कर सकते हो। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया बट इट्स ओके। आप लोग समझ सकते हो कि एक साथ इतने सारे फॉर्मुलाज रिवाइज करवाना कोई आसान बात नहीं है। बाय, हैव अ गुड डे।